हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 26 फरवरी 2020 की एडिटोरियल डिस्कशन में। सुमित सर आज ये सेशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो थोड़े बिजी हैं। कल से वो दोबारा इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मैं आपके साथ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडली 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के आर्टिकल्स। एक जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, दूसरा जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है और तीसरा जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के बारे में बात करता है। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी अदला बदली रोको कानून के लिए। यह लाया इसलिए गया था कि लोग एक चुनाव चिन्ह पर एक पार्टी की टिकट पे सीट जीतते थे और फिर या तो मंत्री पद के लालच में या फिर कैश के लालच में वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इसे रोकने के लिए लाया गया, जहां आप करेंगे तो आपकी सदस्यता भंग हो जाएगी। लेकिन हाल में हमने देखा, चाहे कर्नाटक हो, पुदुचेरी हो या मध्य प्रदेश हो, पार्टियों ने इसको भी तोड़ने का एक नतीजा निकाल लिया। जहां वो क्या करते थे, मान लीजिए किसी हाउस में 100 संसद चुन के आते हैं, यहाँ की मेजॉरिटी मान लीजिए आपको 51 सीटें चाहिए ताकि आप मेजॉरिटी में आ जाएं। किसी एक पार्टी के पास, मान लीजिए पार्टी ए के 55 सांसद चुन के आ गए तो वो पार्टी मेजॉरिटी में है। पार्टी बी के पास केवल 45 सांसद हैं, ठीक है। पार्टी ए मेजॉरिटी में है, पार्टी बी के पास सांसद नहीं हो, सरकार नहीं बना सकती। ना ही इस पार्टी के लोग आप अपनी सीटें छोड़ के यहाँ आ सकते हैं क्योंकि हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया हुआ है। तो ये बी पार्टी क्या करेगी ए के साथ, ये इनके लोगों को कहेगी भाई तुम इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने के बाद अगर यहाँ से 10 लोग इस्तीफा दे देते हैं तो 45 लोग ए पार्टी में बच गए और बी पार्टी में पहले ही 45 लोग थे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हाउस का नंबर कितना था, पहले 100 टोटल मेंबरशिप थी, इसमें से 10 घट गए तो अभी वर्तमान में हाउस की स्थिति कितनी होगी, केवल 90 लोग बचे। अब यहाँ मेजॉरिटी के लिए ए बी दोनों के बीच में एक टसल चल जाएगी, जहाँ बी ए के खिलाफ अविश्वास पत्र ला सकते हैं कि भाई आपके पास मेजॉरिटी नहीं है कि आप सरकार चला पाए। तो ए की सरकार गिर जाएगी और जो लोग रिजाइन करते हैं वो दोबारा बी की टिकट पे चुनाव जीतकर मंत्री बन जाते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा सिस्टम लाया गया जहां आप रोकें एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रथा किसी प्रॉफिट या मंत्री पद के लालच में। लेकिन हाल में हमने देखा है कि क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, हाउस के नंबर को नीचे ले आते हैं, उसके बाद वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, सरकारें गिर जाती हैं। ठीक ऐसा ही हमने देखा होते हुए कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो अब समस्या क्या है इसको लेकर समस्या यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में है वो लाया ही इसलिए गया था कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है, लोग जो आयाराम गयाराम की प्रथा है, इसको रोकने के लिए, ताकि गवर्नमेंट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए और स्टेबिलिटी भी आए और जो उत्तरदायित्व है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहे, स्थिरता भी रहे और उत्तरदायित्व भी बना रहे। पर समस्या ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब संविधान में बहस चल रही थी कि भारत में कौन सा सिस्टम लागू किया जाएगा, तब उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जब कोई प्रेसिडेंट चुन के आ जाते हैं जो 4 साल तक के लिए, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा, 4 साल तक के लिए उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। वो ऑलमोस्ट अपना कार्य फ्री से तरीके से कर सकते हैं, पूरी स्टेबिलिटी रहती है उनकी सरकार, 4 साल चलेगी ही चलेगी। बहुत मुश्किल होता है उनको हटाना, एक बड़ी व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय व्यवस्था में बेहद सिंपल सा एक सिस्टम है कि आपकी मेजॉरिटी, यानी आपका जैसे ही मेजॉरिटी में एक भी सीट घटा आपकी सरकार गिर जाएगी। और हमने इंडिया में देखा भी है पहले कि अगर एक भी नंबर कम हुआ है और सरकारें गिरी हैं, पीएम को रिजाइन करना पड़ गया है। तो जब इंडिया में संसदीय व्यवस्था लाई गई तो बात ये थी कि अकाउंटेबिलिटी बनेगी, राइट, स्टेबिलिटी रहे ना रहे। लेकिन हमने देखा कि लगातार स्टेबिलिटी खराब होती रही, लोग पार्टी बदलते रहे लोभ में, लालच में। उसे रोकने के लिए 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसके अंदर कहा गया कोई एमपी या कोई एमएलए अगर किसी एक टिकट से चुनाव जीत कर आता है, किसी एक पार्टी की टिकट से, और वो लगातार या तो किसी और पार्टी में चला जाए, ठीक है, या जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है या कोई बिल पास हो रहा है, मनी बिल, उसमें उसकी पार्टी का जो लीडर कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि भाई आपको इस वोट के खिलाफ वोट करना है इस बिल के, या फिर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारे लिए वोट करना है, कि खिलाफ जाके वोट कर दें, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, राइट। तो ये प्रोविजन लाया किस लिए गया था, अदला बदली रोकने के लिए। लेकिन हुआ इससे क्या कि अब अगर आप एक खुद को मानिए कि आप एक एमएलए हैं, आप चुन के आए हैं किसी ए पार्टी की टिकट पर, ए पार्टी एक ऐसा लॉ ला रही है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक माइन सेट करने वाली है, खनन होगा वहाँ पर। लेकिन आपको जो वहाँ के लोग हैं, आपकी जो
सांसद के संसदीय क्षेत्र के लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई माइनिंग फैसिलिटी ना लगे, क्योंकि यहाँ पे जंगल खराब हो जाएंगे, उनका जीवन खराब हो जाएगा। अगर कोई बिल आया जिस पे आपको वोटिंग करनी है, तो हो सकता है आपकी खुद की पार्टी उस खनन मंत्रालय के द्वारा वहाँ पर एक माइनिंग इंडस्ट्री के लिए आई हो, लेकिन आप चाहते हैं कि वहाँ माइनिंग ना हो, राइट, क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र के लोग नहीं चाहते वहाँ माइनिंग होना, लेकिन फिर भी आपको उसी पार्टी के लिए वोट करना पड़ेगा क्योंकि आप उस पार्टी के चुने हुए सांसद हैं। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बर्खास्त किए जा सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि आप कोई भी वोट अगर आपको करना है, कोई भी बिल पास कराना है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई जो हमारी पार्टी कह रही है हम वही करेंगे। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ चालू हुआ, ये ना सिर्फ लोकसभा विधानसभा बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में भी लागू हो गया। तो एमपी हो या एमएलए हो या कोई भी हो, एमएलसी क्यों ना हो, उसके पास कोई अपनी फ्रीडम नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या एक्शन ले। तो ये लाया तो गया था बड़े अच्छे कार्यों के लिए कि भाई लोग पार्टियां ना छोड़ें या अंदर से कोई षड्यंत्र ना रचे पार्टी के खिलाफ, पर हुआ ये कि अब सब कुछ जो व्हिप एक पार्टी जारी करती है, जो लीडर या आला कमान जो डिसाइड कर लेगा, सभी लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो इसमें समस्याएं क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर? जैसे मैंने बात करी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी एरिया का, जब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया था तो इसलिए लाया गया था कि हर जगह का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वहाँ की लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो लोगों की डिमांड है, उसको पूरा करेगा। लेकिन अब असल में ये उल्टा हो गया है कि वो आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हों, लेकिन आप मानेंगे वही जो पार्टी कहेगी, चाहे उनके एरिया का पब्लिक इंटरेस्ट कोई भी हो, उन्हें पार्टी की बात माननी पड़ेगी। दूसरा ये कि जो एमपी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है किसी प्रपोजल में, वो नहीं मानना, जैसे मैंने आपको खनन का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री लगने वाली इसमें नदियों का पानी खराब हो जाएगा, ठीक है, उसका फ़ायदा ये है कि हो सकता है इंडिया के जीडीपी में फ़ायदा हो, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ के आप सांसद हैं वहाँ के लिए वो अच्छा नहीं है। फिर भी आप उस पर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते गवर्नमेंट को या अपनी पार्टी के खिलाफ। ये बड़ी समस्या रही है। तो जो एक रोल है एमपी का, अगर आप एमपी कहीं के होते तो जो आप वहाँ की पॉलिसी के बारे में बहस करते, बिल पे डिस्कस करते, बजट के बारे में बातें करते, उसके खिलाफ बोलते, वो सब नहीं कर सकते हैं। अब एमपी केवल एक प्यादा बन गया है, जो पार्टी लीडर्स जो चाहते हैं वही वो कर सकता है। तो इसी चक्कर में प्रॉब्लम यह है कि वो जो कहना चाहे वो नहीं कह सकता, उसकी फ्रीडम भी कर्टेल हो गई है, जिसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, और जो उसकी राइट्स एक तरह से वो भी कम हो गई हैं, और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी कम हो जाता है। जैसे बी आर अम्बेडकर ने जब ये बात करी थी कि भारत में संसदीय व्यवस्था लगाई जाएगी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेबिलिटी रहे ना रहे, आपको उत्तरदायी होना पड़ेगा जहाँ जो लोग आपको चुन के भेजते हैं उनके प्रति। लेकिन अब क्या सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी रोकने के लिए हमने सेटअप लाया कि भाई अकाउंटेबल रहें आप, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। पर अगर आप जनरल बात सोचिए, अगर आपके एरिया से कोई सांसद या कोई एमपी चुन के जा रहा है और अगर वो कोई ऐसा बिल वहाँ प्रस्तुत कर रहा है या बिल के सपोर्ट में है जिसके आप लोग नहीं चाहते कि वो बिल पास हो, आप लोग नहीं चाहते कि वो इंडस्ट्री लगे, आप लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर माइनिंग हो, तो अगली बार आप उसको हरा देंगे, आप उसके लिए वोट नहीं करेंगे। सिंपल तरीका है, आप उसको दोबारा इलेक्ट करके नहीं भेजेंगे। लेकिन ये एंटी डिफेक्शन बिल जो था, इसने इस अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि अब वो सांसद आपको या आपका एमपी आगे आपको कह सकता है कि भाई पार्टी ने ऐसा बोला, मैं तो कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने अकाउंटेबिलिटी को कम कर दिया। जो बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी रहे ना रहे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसी में यहाँ यूएस और इंडिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जहाँ पर रिपब्लिकन्स ने कोशिश की, 3 रिपब्लिकन्स पार्टी के ऐसे मेंबर थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट किया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी चाहती तो उनको निलंबित कर सकती थी, उनको हटा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने भी कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट किया, पर अंततः डोनाल्ड ट्रंप रहे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट को हटाना बहुत मुश्किल प्रक्रिया के तहत किया जाता है। तो यही बात है, अगर वोटर्स को ही डिसाइड करना है तो वो कहेंगे कि हम दोबारा आपको री इलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो ये सिस्टम लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, इसमें चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेटर की, कि भाई अगर कोई चुन के आ रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी केवल पार्टी के प्रति नहीं है कि पार्टी जो डिसाइड करे, पार्टी जो कहे वही वो करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति भी है, जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके खिलाफ चला जाता है ये। तो इसीलिए आपको हमेशा पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो जो उनकी पोजीशन है, जैसे उनको लोगों ने वोट दिया है, उसके खिलाफ जा रहा है ये। और एंटी डिफेक्शन लॉ लाया किस लिए गया था भाई, कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, पर असल में जो हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी गई, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम ने नए नए जुगाड़ ढूंढ लिए कि कैसे इस लॉ के होते हुए भी सरकारें गिराई जाएं और नई सरकारें बनाई जाएं। खास बात यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में एक नियम है कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो डिसाइड करता है कि निलंबित लोग होंगे या नहीं होंगे। अब नए नए प्रोसीजर लोगों ने ढूंढ लिए किस तरह से सरकारें गिराई जाएं। इसके तहत एक मेंबर
जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर है, ठीक है, तब भी वो मिनिस्टर बना रह सकता है। कैसे? अब एग्जाम्पल के तौर पे एक जुगाड़ का एग्जाम्पल अब देखिए कि नॉर्मली ये तरीका कहा जाता है कि जब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं किसी भी सांसद से या फिर किसी भी पार्लियामेंट से, तब आप मंत्री नहीं बन सकते, मिनिस्टर नहीं बन सकते, ताकि मिनिस्टर के लालच में आके लोग पार्टी ना छोड़ें। पर अब इसका क्या जुगाड़ निकाला गया कि आप डिस्क्वालीफाई होने के बजाय सीधा कहेंगे भाई मुझे रिज़ाइन करना अपनी सीट से। अपनी सीट से आप रिज़ाइन कर देंगे, उसके बाद आप मंत्री बना लिए जाएंगे सामने वाली पार्टी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि स्पीकर के पास अधिकार होता है कि वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के मेजर्स को लाए। और स्पीकर जब किसी और पार्टी का है तो वो डिले करता है। तो जो मेंबर रिज़ाइन करके बाहर आया, जिसने रिज़ाइन कर दिया, उसको आपने मंत्री बना लिया, उसके पास 6 महीने का टाइम है दोबारा चुनाव जीत के वो आ जाए, क्योंकि इंडिया के पार्लियामेंट में सिस्टम है कि आप किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। मंत्री पद संभालने के 6 महीने के अंदर आपको किसी एक हाउस से चुन के आना होता है। तो आपने रिज़ाइन भी कर दिया, दूसरी पार्टी ने बोला भाई इन्होंने तो उस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया, ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, इन्होंने रिज़ाइन करा है, तो हम इनको अपनी तरफ से मंत्री बनाना चाहते हैं। तो एक आदमी हो सकता है कि बीजेपी की टिकट पर चुन के आया हो और वो कांग्रेस की सीट पार्टी की सरकार में मंत्री बन गया हो। तो ये हमने बार बार होते देखा है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही और जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो भी नहीं आ रही। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से क्या हो रहा है कि जो लेजिस्लेचर, जो लोग हैं जो चुन के आ रहे हैं और जो मैंडेट होता है लोगों का, उसको ही तोड़ रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो अगर वोटर्स को लगा कि भाई ये हमारे खिलाफ जा रहा है, जो हमें जो चीज़ के लिए हमने इन्हें भेजा था वो ये पूरा नहीं कर रहे, तो उसके खिलाफ वोट करेंगे वो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश में जैसा हाल में देखा कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे वो दोबारा चुन के आ गए। तो समस्या यहाँ ये है कि अगर हमें इसको सुधारना है तो इसको सुधारने का सीधा तरीका ये है कि हम पार्टियों को उत्तरदायी बनाने के बजाय कहें कि भाई पार्टियां अपने इंटरनल सिस्टम को ठीक करें, वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी हो, ताकि अगर आप किसी पार्टी के केडर में काम करते हैं, कोई बाहर वाला आके मंत्री बना जा रहा है अपनी सीट से रिजाइन करके, तो जिस व्यक्ति ने वहाँ सालों लगाए हैं ये तो उसके खिलाफ है। तो इस तरह से आइडियोलॉजी के बेसिस पे, हायरार्की के बेसिस पे, जब केडर बेसिस पे पार्टियां बनेंगी जिनमें इंटरनल डेमोक्रेसी होगी और जो टॉप मोस्ट लेयर पे आला कमान है वो डिसाइड नहीं करेगी कि ये आदमी सीएम बनेगा, ये आदमी पीएम बनेगा, या ये आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, तब जाकर हम इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। वरना हम कितने भी लॉ बना लें, जो एंटी डिफेक्शन लॉ टाइप चीज़ें, कोई ना कोई इसका तोड़ पॉलिटिकल जुगाड़ के थ्रू कर लिया जाएगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसने हमारी लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग में ही एक बाधा खड़ी कर दी है। और जो अकाउंट, जो उनको रिस्पॉन्सिबल होना था उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, ये उसके खिलाफ जाता है। और बल्कि अब तो ये सिर्फ पार्टी की बात हो गई है। तो इन्होंने, लेखक ऐसा कहते हैं कि भाई हमें 10 शेड्यूल को रिपील कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो ये स्टेबिलिटी ला रही है गवर्नमेंट में और ना ही अकाउंटेबिलिटी रहने दे रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो GS4 के राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आ रहा है, जिसके अंदर क्या जो हमारे इंडियन बैंक एसोसिएशन है IBA, क्या वो RTI के अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। सबसे पहली बात कि है क्या भाई इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन असल में जो इंडिया के जितने बैंक्स हैं इनका एक यूनिट है। इन लोगों ने साथ में आके बात करी है, सब साथ में मिलके एक एसोसिएशन बनाई है, जिसका काम है कि मान लीजिए सारे बैंकों के अलग अलग यूनियंस हैं। कभी कभी सैलरी की बात हो गई, NPAs की बात हो गई, कैसे हमें कितने लेवल पे हम ऑपरेट करेंगे, कितना हम इंटरेस्ट दे सकते हैं, कितना RBI से हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हर बैंक की अलग अलग डिमांड हो सकती है। तो सब अलग अलग नेगोशिएट करेंगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो सारे बैंक अपने साथ आ जाते हैं और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया हुआ। जो एसोसिएशन क्या बात करता है, चाहे वो सैलरी की बात हो गई, एम्प्लॉयज़ को कितनी दी जाए, वेज सेटलमेंट, यानी अगर कोई बैंक की यूनियन है, उनकी कोई डिमांड्स है तो वो उनसे आगे बात करें, और बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव इनके साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या सिस्टम हम फॉलो करेंगे, किस तरह हम कोऑर्डिनेट करेंगे। कई सारे बैंक हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए एक संघ बनाया गया है। लेकिन IBA ने अभी तक कोई एक अपना इंफॉर्मेशन ऑफिसर अलॉट नहीं किया, ताकि अगर कोई RTI दे तो वो आपको जवाब नहीं देती। हाल में जो चीफ लेबर कमिश्नर हैं न्यू दिल्ली के, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं है IBA का। IBA खुद से काम करती है, एक स्वायत्त बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, जो उनके एसोसिएशन से बनी है। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए ये क्या एक ये पब्लिक बॉडी आएगी कि नहीं, क्या इनको RTI के अंदर आना चाहिए या नहीं, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम क्या है, IBA का क्लेम क्या है। IBA कह रही है कि हम जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, कुछ बैंक साथ आए हैं, हम मिलके काम करते हैं, ना ही हम गवर्नमेंट की एंटिटी हैं,
ना ही हम कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कुछ रेगुलेट नहीं कर रहे, सरकार ने नहीं बनाया, वो तो कुछ बैंक मिल के साथ आए हैं ताकि ढंग से कोऑर्डिनेट कर सकें। जैसे अब 10 लोग 10 दोस्त मिल के बैठ जाएं कि भाई हमें अपना कोई टॉपिक कवर करना है, 10 लोग साथ आ गए कि भाई हाँ इस टॉपिक को लेकर ऐसे बात करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। इनका यही कहना है कि भाई हम 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, जितने भी बैंक हैं, हम साथ आए हैं और हमारा काम है कि हम कोऑर्डिनेट करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम को लेके, कैसे सिस्टम अडॉप्ट करें, क्या क्या करें। इनके जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं यही है कि असिस्टेंस देना कि कैसे सर्विसेज को बढ़ाया जाए, कैसे नए आइडियाज़ डेवलप किए जाएं। अगर कोई नियम कानून आने वाला है, जैसे मान लीजिए एक चेक कई बैंकों के थ्रू जाता है, अलग अलग बैंक आप अलग अलग बैंकों में पहले ड्रॉ किया करते थे, तो क्या सिस्टम होगा उसको यूज़ करने का, इन सभी के ऊपर काम किया गया। और IBA के जो भी मेंबर हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, PSBs, और पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, और फॉरेन बैंक्स भी हैं। मतलब नॉर्मली आप देख लें तो SBI ले लें, पंजाब नेशनल बैंक ले लें, HDFC बैंक ले लें, तो सारे बैंक इसमें शामिल हैं। तो इनका कहना है कि भाई हम ये सारे कार्य करते हैं और हम असल में हमारे फाइनेंसिंग भी मेंबर बैंक के थ्रू होती है, जितने मेंबर्स हैं वो हमें थोड़े बहुत पैसे देते हैं जिससे हम कार्य करते हैं, लेकिन हम एक प्राइवेट बॉडी हैं तो हम RTI के अंदर नहीं आएंगे, और इसीलिए हमने कोई सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं रखा है जो कि RTI का जवाब दे पाए। बेसिक सी बात है, इनका लॉजिक है। लेकिन RK जैन वर्सेस इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो केस हुआ था, उसमें जो CIC ने कंसिडर किया था कि IBA असल में RTI एक्ट के अंदर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इनका कहना था कि ये जो बैंकिंग एसोसिएशन है इसमें मैक्सिमम जो बड़े मेंबर्स हैं वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो मेनली फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जितने मार्केट शेयर की बात करें तो बड़ा मार्केट शेयर किसके पास है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास, सरकारी बैंकों के पास। तो जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स इतने बड़े एरिया में इसके मेंबर्स हैं, तो इनको इस चक्कर में RTI के अंदर आना चाहिए, इनको एक ऑफिशियल डिजिग्नेट करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि कोई भी अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी की बात है तो IB एक एजेंसी है जो कि स्टेट की इंस्ट्रूमेंट एक तरह से, क्योंकि वो जो पॉलिसीज डिसाइड करते हैं वो बैंक अडॉप्ट करते हैं, और उन बैंकों में कई सारे बैंक सरकारी बैंक हैं। तो इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि जो इनका जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल होना चाहिए कि जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो असल में जो भी हैं वो असल में पब्लिक सेक्टर बैंक के लोग हैं, और जो लोग असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं। अगर आपने एसोसिएशन बनाया जिसके हेड जो हैं वो असल में SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के कोई मैनेजिंग स्टाफ है जो असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ है, तो उस तरह से वो किसी भी बॉडी को लीड कर रहे हैं तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए आप एक तरह से सरकारी बॉडी बन जाते हैं, एक पब्लिक बॉडी बन जाते हैं, तो आपको RTI रखना चाहिए। लेकिन हाल में कोर्ट ऑर्डर आया जिन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इसके खिलाफ रिट डाली थी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कि भाई ऐसा नहीं है, हमें भाई हम पिटिशनर हैं, हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम केवल एक एसोसिएशन है, हमारे 241 मेंबर हैं और केवल 9 मेंबर ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो इसलिए वो तो बहुत कम है, इसलिए ये हम RTI के अंदर नहीं आना चाहते। लेकिन इनमें कहा यह गया है कि कई सारे जो इन्होंने एफिडेविट डाले हैं, जो बातें इन्होंने करी है, कुछ इसमें गलत है। इन्होंने बात करी केवल 9 मेंबर हैं, जबकि असल में मर्जर से पहले जब 10 बैंकों का मर्जर हुआ 4 बैंक में, उससे पहले 16 प्राइवेट सेक्टर बैंक इसके मेंबर्स थे। और अगर हम केवल नंबर्स को गिने तब तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा हों, लेकिन अगर आप मार्केट शेयर को देखें, फाइनेंसेस को देखिए और इफेक्ट को देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक का योगदान ज़्यादा बड़ा रहता है। इसीलिए इनको RTI के अंदर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंट्रोल की बात करें, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है इनमें? बड़े बैंक्स कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो मनी फ्लो कर रहा है कहाँ से? पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो इसीलिए जब भी सरकार का पैसा कहीं जा रहा है तो उसके बारे में जानकारी जनता को होनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक आप RTI के अंदर इसको डालें, और जो मैनेजिंग कमेटी है इसकी वो RTI के अंदर आनी चाहिए। तो ये बेसिक सी बात थी इस आर्टिकल में। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो बात करता है फ्री स्पीच के बारे में। ये असल में बात हो रही है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। ये आपको GS पेपर 2 का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ बात क्या हो रही है। यहाँ असल में जो मेन मुद्दा है बेसिकली 3 चीज़ों के आसपास है: फ्री स्पीच, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और जो पार्लियामेंट में या जो विधानसभा में अगर किसी को विटनेस के रूप में बुलाया जाए, कोई क्लैरिटी देने के लिए, कोई सफाई देने के लिए, तो क्या ये जुडिशरी के खिलाफ जा रहा है या ये उनके राइट टू फ्रीडम टू स्पीच के अंदर आता है? तो ये फ्री स्पीच का मुद्दा असल में आया कहाँ से? हाल में दिल्ली असेंबली ने जो फेसबुक के हेड जो है अजीत मोहन, उनको बुलाया था कि आप हमारी पीस हार्मनी कमेटी के सामने आइए और बताइए
सफाई दीजिए कि फेसबुक क्या काम कर रही है, क्योंकि कई सारे आरोप फेसबुक या अलग सोशल नेटवर्क्स पर लगते रहते हैं कि उनके मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोग हेट भड़का रहे हैं या फिर दो कम्युनिटीज़ के बीच में परेशानियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी, इन्होंने इनको बुला लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये भी कि क्या एक दिल्ली की असेंबली फेडरलिज्म के खिलाफ जाते हुए ऐसा काम कर सकती है? क्या उनके पास ये राइट है? क्या जो सेपरेशन ऑफ पावर दी हुई कि जुडिशरी ये सब काम करती है कि वो पूछेगी ना भाई कि आप जो काम करें सही है या गलत है, तो पार्लियामेंट ऐसा काम क्यों करेगी? तो ये सारे विवाद आ गए इनके, जैसे इनको बुलाया गया। तो यहाँ मुद्दा ये है कि पहली बात आती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो क्योंकि आप संसद के हिस्से में हैं, संसद के मेंबर हैं, तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। ये इम्यूनिटीज़ कुछ ऐसी हैं जिनमें एक प्रमुख चीज़ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं और आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सबूत के लिए विटनेस किसी को बुला सकते हैं, किसी एविडेंस को प्रस्तुत कर सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के सामने, ताकि मान लीजिए आपको किसी बात पर डिस्कशन करनी है जहाँ आपको लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति आपको बेहतर तरीके से इस विषय में एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप उसको वहाँ पे विटनेस के रूप में बुला सकते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। ये भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का हिस्सा है। और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं ये केवल पार्लियामेंट में नहीं मिलते, कहने के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, लेकिन ये प्रिविलेज स्टेट असेंबली को भी मिलते हैं, विधानसभा को भी मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों में केवल एक चीज़ ऐसी है जिन पे वो डिस्कस नहीं कर सकते, वो है जजेस के बारे में। जजेस के बारे में छोड़ के वो किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और वो उनको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो उनका एक प्रिविलेज है, क्योंकि वो चुने हुए लोगों के नुमाइंदे हैं, तो उनके पास ये कैपेसिटी है, उनके पास ये पावर है कि वो डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब इनको बुलाया गया तो उसके फेवर में हम क्या कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए लेजिस्लेचर, कोई आप किसी को चुन के भेज रहे हैं, तो वो आपके द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, तो उसके पास अधिकार है ना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके लिए कोई चीज़ जो आपको इम्पैक्ट कर रही है, बुरी तरह इम्पैक्ट कर रही है, तो वो बात कर पाएँ, पूछ पाएँ कि भाई इंक्वायरी कर पाएँ। सज़ा तो नहीं बता रहे ना, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये पूछने की बात है। तो असेंबली क्या है? वॉइस ऑफ द पीपल है, लोगों की आवाज़ है। तो लोगों की आवाज़, पॉपुलर विल को एक्सप्रेशन देने के लिए ज़रूरी है ना कि भाई कुछ पता तो चले क्या काम चल रहा है। अगर एटॉमिक एनर्जी पे कोई कहीं काम होने वाला है, किसी राज्य में जाके एक एटॉमिक एनर्जी का यूनिट लगने वाला है और वहाँ के लोग काफ़ी सकते में है कि भाई यहाँ से कुछ लीक ना हो जाए, फुकुशिमा टाइप डिजास्टर ना हो जाए, तो इतना तो हो सकता है ना कि वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ के लोग उन कंपनी वालों को बुलाए और उनसे पूछे विधानसभा में कि भाई ये आप कैसे काम कर रहे हो, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, कितने चांसेस हैं कुछ बुरा हो जाने की। अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ 4 राज्यों ने रेजोल्यूशन पास किया इसके खिलाफ, क्योंकि इनके लोगों को इफेक्ट कर रहा था, वो क्लैरिटी चाहते थे इस मामले में। तो इन सब चीज़ों पे तो अधिकार होना चाहिए संसद, जो विधानसभा है उसका भी, क्योंकि अभी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है कि जहाँ फेडरल जो हमारा संघ है इसके अलग अलग हिस्से साथ आके कोऑपरेट करते हैं। तो एक अच्छी पहल हो सकती है जहाँ अलग अलग विंग के लोग आके आपस में बात कर सके। हमने हाल में देखा था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, कैसे अमेरिकी सेनेट में गूगल के CEO, कभी फेसबुक के CEO को बुलाया जाता था। तो ये एक अच्छा पहल इस तरह माना जाता है। और लेजिस्लेटिव लिस्ट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवरलैप करती हैं, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवरलैप करती हैं कोर्ट के एरिया से भी। लेकिन जब कोई चीज़ इंक्वायरी स्टेज में है, मतलब अभी तो हम सिर्फ केवल पूछ रहे हैं, अगर आप विधानसभा में किसी को बुला के केवल जानकारी लेना चाह रहे हैं, इंक्वायरी करना चाह रहे हैं कि आप ये काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, या इसके पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंशन है, तब तो भाई वो आप जजमेंट नहीं दे रहे ना, अभी तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी स्टेज में जब आप आए और आपने अभी तक कोई लेजिस्लेशन नहीं की है, कोई लॉ नहीं बनाया है, जब ऐसी बात आई है कि आपने ना कोई लॉ बनाया है, ना आपने कोई सज़ा मुकम्मल दी है किसी को, तो फिर कोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है कि भाई आपने हमारे एरिया में आके कवर करा। और जैसे मैंने बोला, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ज़माना है जहाँ पर कोई किसी के खिलाफ नहीं जाता, सबको साथ आके काम करना चाहिए, तभी ठीक से हम लॉज डेवलप कर पाएंगे जो पीपल फ्रेंडली होंगे। चौथी बात इसमें यह है कि अगर कोर्ट्स की बात की जाए, कोर्ट्स कभी कभी अपने जजमेंट्स पर रुक सकते हैं, या फिर जो स्टेट असेंबली की प्रोसीडिंग्स है, जो भी वो फैसले लेते हैं, अंततः कोर्ट के पास अगर वो कोई चीज़ ऐसी होगी जो अनपार्लियामेंट्री होगी या अनलॉफुल होगी, तो वो अंततः जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट के पास तो जाएगी। तो जुडिशरी के पास अधिकार रहेगा कि अगर उसे लग रहा है कि अनलॉफुल है तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सके। और अगर वो लॉज की लीगैलिटी में जाने के बजाय, उनका क्या कानूनी एंगल है उसमें जाने के बजाय इस चीज़ में जाने लग जाए कि भाई क्या ये पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम में चला जाएगा जहाँ पे लॉ कोर्ट्स को नहीं जाना। पॉलिटिक्स में घुसना कोर्ट का काम नहीं, लीगैलिटी में घुसना कोर्ट का काम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि भाई स्टेट असेंबली के पास राइट होना चाहिए डिस्कस करने के लिए। और जैसे हमने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है इससे पहले,
और इन दोनों जगहों पे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह खास बात यह है कि यहाँ पे कॉमन लॉ फेडरेशन जुरिस्डिक्शन है, मतलब एक ही लॉ सिस्टम है, एक ही फेडरेशन थ्रू आउट, फेडरल सिस्टम है थ्रू आउट द कंट्री, जैसे इंडिया में है। तो जो कैनेडियन क्रॉनिकलर हैं यानी कैनेडियन हिस्टोरियन है मेन गॉट, इन्होंने भी बोला था कि लेजिस्लेटिव जो कॉम्पिटेंस है वो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, एक पॉइंट पे जाके वो रुकता है, ठीक है, जहाँ तक उसको रिस्ट्रिक्ट होना होता है, उसके बाद बाकी काम कोर्ट का होता है। लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन है, वो जो उनकी लिमिटेशन है, वो सेल्फ इम्पोज्ड होती है कि वो जो विधानसभा या संसद है वो डिसाइड करेगी कहाँ पर उसकी लिमिट आ रही है। कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी कहाँ तक आप इंक्वायर कर सकते हैं, कहाँ तक आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि असल में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, जो लोगों ने चुन के भेजा है, वो कोर्ट के जज को नहीं भेजा है, वो सांसद या फिर अपने अपने एमपी को भेजा है या फिर एमएलए को भेजा। अगली बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ भी जो प्रिवी काउंसिल है, इन्होंने हाईकोर्ट में कहा था कि ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो एडवांस में बता दे कि भाई कौन सा लॉ पास होने वाला है, क्या इंक्वायरी हो रही है, इस पर जो लॉ बनेगा वो सही बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये तब हो सकता है जब लॉ बन जाए, तब कोर्ट देखती है कि ये लीगल है या नहीं है, इसकी लीगैलिटी। तो अभी तक तो भाई ना लॉ बना है, ठीक है, और ना ही इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, वो तो इंक्वायर कर रहे हैं। तो ये कोर्ट के विरुद्ध तो नहीं जाना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी के अंदर आना चाहिए, उनके पावर्स के अंदर आना चाहिए दिल्ली विधानसभा की, वो ऐसा पूछ सके, ये राइटर का कहना है। अब खास बात यहाँ पर यह है कि हमने जो दो अभी तक देखे मुद्दे, एक क्या ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्या ये जुडिशरी के खिलाफ है, क्या ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। इन तीनों पॉइंट्स पे हमने देखा फेडरलिज्म के खिलाफ क्यों नहीं है, ये जुडिशियल इंटरफेरेंस क्यों इस पर सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये लॉ बना नहीं है, और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है या साथ है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगला पॉइंट अगर हम देखें इसी चीज़ में और डिटेल में थोड़ा जाएँ तो 1399 में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यूके की, वहाँ पे भी फ्री स्पीच जो हाउस का है उसको ट्रेडिशन माना था, और सर थॉमस एक्सी जो वहाँ पार्लियामेंटेरियन है, उनके खिलाफ जो एक जजमेंट निकली थी उसको वहाँ के कॉमन ने रिवर्स कर दिया था कि भाई कैंसिल कर दिया था। और ये प्रिविलेज है, बहुत समय से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है ऐतिहासिक रूप से कि भाई उनके पास फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो बोल सकते हैं, और ऑब्वियसली बोलेंगे, कुछ जानकारी चाहिए तो वो उसके लिए वो हासिल करना भी उनका काम है। और कोर्ट हमारे सिस्टम में जो लेजिस्लेटिव डिस्कशंस हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें काम करे तो ठीक है, लेकिन जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कोर्ट द्वारा पूरी नहीं की जाती, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती है, जिसका कार्य कोर्ट का नहीं है डिसाइड करना। कोर्ट ऐसा बोल दे कि भाई आप ये नहीं कर सकते लेजिस्लेचर को, तो वो असल में लेजिस्लेचर के पावर का हनन है, ना कि कोर्ट के पावर का हनन, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास अधिकार है, चुन के आए हैं, प्रतिनिधि हैं, वो लॉ बनाए कैसा वो उनके ऊपर डिसाइड करता है। हाँ, अगर वो अनलॉफुल हो, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो फिर उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो ये कोर आर्टिकल जो ऑथर इसमें बता रहे हैं, इनके पॉइंट्स हैं, काफ़ी वैलिड आर्ग्यूमेंट इसमें दिए गए हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी हो। जैसे ये एग्जाम्पल हमने दिया, तो यहाँ ये थॉमस एक्सी का केस हमें पता होना चाहिए, जिन्होंने किंग के खिलाफ कुछ बोला था और कोर्ट ने उनको ट्रीजन का केस लगा दिया था इसके खिलाफ। तो फिर वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको रिवर्स कर दिया था कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ऐसे पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं तो हम इसको अपने साथ रखें, तो आगे हमें फ्यूचर में रेफरेंस के लिए बहुत काम आता है। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।